गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं आप सब लोग? काम कर रहे हैं डेली? काम जरूर किया करो, ठीक है। आज के बेटा अपना टॉपिक है इक्विवेलेंट मास के बारे में बताना है। तो इक्विवेलेंट मास, एक तो स्टार्टिंग में जब मोलिकुलर मास बताया तब भी आपको बताया था कि आप सब्सटेंस के मोलिकुलर मास को किससे डिवाइड कर दीजिए, उसके एन फैक्टर से। क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट मास। मान लीजिए अपने को इक्विवेलेंट मास बताना है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो आप इसके मोलर मास को डिवाइड कर दो इसके एन फैक्टर 2 से। Clear? Now, if the oxides, chlorides and hydrides are given, means अपने क्या दे रखा है? ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट। अपने पास एक एलिमेंट का ऑक्साइड है, ठीक है। उसमें क्या प्रेजेंट है? एलिमेंट और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कितना किस रेशो में कंबाइन है वो डिपेंड करेगा एलिमेंट की वैलेंसी पे। अब से ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब एलिमेंट की वैलेंसी क्या वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला डिपेंड, जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, सिलिकॉन ऑक्साइड है SiO2, तो डिपेंड करेगा किसका ऑक्साइड ले रहा है। अपने पास किसी एलिमेंट का ऑक्साइड है, ध्यान सुनना बाप। उसमें आपको क्या पता हो? मास परसेंटेज या मास ऑफ, या तो पता हो एलिमेंट की या फिर किसकी पता हो आपको? ऑक्सीजन की। एलिमेंट या ऑक्सीजन दोनों में से एक की पता है, दूसरे की तो अपने आप पता चल जाएगी। तो वहां से हम उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल प्रेजेंट इन द ऑक्साइड, जो भी जिस भी मेटल का ऑक्साइड है उस मेटल का मास, अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन। बेटे छोटे छोटे क्वेश्चन है, पूछ ले जाते हैं कई बार। और इनटू में क्या कर दें? ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया? मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू में क्या कर दे? 8। तो अपने पास इक्विवेलेंट मास आ जाएगा मेटल का। जैसे ये कह दिया जाए एक अपने पास मेटल ऑक्साइड है, उसमें ऑक्सीजन 20% है। मेटल ऑक्साइड है, उसमें ऑक्सीजन की मास परसेंटेज 20 है। और कहता है आप क्या निकालिए? मास ऑफ एलिमेंट, सॉरी इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट कैसे निकाल देंगे भाई? यहाँ पे इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट निकालना है आपको, ठीक है। मास ऑफ मेटल, बेटा ऑक्सीजन 20% है, मेटल कितना हुआ? 80, अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? इनटू में क्या कर दो? 8, ठीक। तो कितना आ गया इक्विवेलेंट मास एलिमेंट का? क्या आ गया? 32, ये बता रहे हैं। अच्छा, ऐसे अगर अपने को क्लोराइड के लिए दे रखा हो तो भी फॉर्मूला क्या लग जाएगा? मास ऑफ मेटल प्रेजेंट इन द क्लोराइड अपॉन मास ऑफ क्लोरीन, और इनटू में क्या कर दो? 35.5। ये क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, एन फैक्टर 2, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास कितना था? 8, क्लोरीन 35.5, ठीक है। एन फैक्टर कितना है? 1, तो 35.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर हाइड्राइड हो, ये फॉर द ऑक्साइड, फॉर द क्लोराइड, फॉर द हाइड्राइड, अगर अपने पास हाइड्राइड हो फिर इक्विवेलेंट मास निकालना एलिमेंट का, तो मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इनटू में क्या हो जाएगा बेटा? 1। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास 1, राइट। देखो अब एक क्वेश्चन देखें, ये दे दिया इन ए मेटल क्लोराइड इफ मेटल इज प्रेजेंट 70%, देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट मेटल। अब यहाँ पे कर दो, मेटल क्लोराइड है ना बेटा, मेटल कितना प्रेजेंट है? 70%, तो मास ऑफ मेटल ले लीजिए कितना? 70। क्लियर? मास ऑफ क्लोरीन कितना हो गया? 30, और इनटू में क्या कर दो? 35.5, आ जाएगा इक्विवेलेंट मास मेटल का। जिस भी मेटल का आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है उसके आपके पास क्या होना चाहिए? तो ऑक्साइड या क्लोराइड या हाइड्राइड, तो आप उसका इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो। क्या होता है फॉर्मूला? मास ऑफ, दोबारा से लीजिए, मेटल अपॉन मास ऑफ, अगर क्लोराइड है तो क्लोरीन इनटू 35.5। क्लियर? अभी क्वेश्चन सुनो, ये कह दिया जाए इफ ए मेटल ऑक्साइड हैव द फॉर्मूला MXOY, ये मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला है, ठीक है। और कहता है इफ मेटल प्रेजेंट इन इट 53%, इससे मेटल कितना प्रेजेंट है? 53%, 53 ग्राम बोल दे, ठीक है। और ये 53% मेटल है, तो अब ये कहता है कि आप ना इस मेटल का एटॉमिक मास निकालो। क्या पूछ लिया उसने? एटॉमिक मास, ठीक।
फॉर्मूला दे दे, एक्स और वाई की वैल्यू दे देगा, M2O3 ये दे दिया। अब कहता है आप क्या निकालो यहाँ पे, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, ना सॉरी एटॉमिक मास ऑफ मेटल। तो मास परसेंटेज मेटल की 53 और ऑक्साइड है, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, मास ऑफ मेटल कितना हो गया, यहाँ पे लिखें मास ऑफ मेटल कितना हो गया बेटा 53, ऑक्सीजन कितना हो गया 47, इनटू में क्या कर दो 8। ठीक, हमने सोल्व किया, अपने पास इक्विवेलेंट मास मेटल कितना आ गया 9। अब उसका एटॉमिक मास पूछा है, देखो फॉर्मूला क्या है M2O3, तो बेटा ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 तो मेटल की वैलेंसी क्या है 3, इक्विवेलेंट मास यहाँ से आ गया। अब क्या करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 27। ठीक, तो बिल्कुल छोटे छोटे 3 फॉर्मूले, ये याद रखना जब भी आपको ऑक्साइड, हाइड्राइड, क्लोराइड में मास ऑफ मेटल या मास ऑफ ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन मिस देते, तो आप उस मेटल क्या निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट मास। क्लियर। अब ऐसे एक और सुनिए, अगर आपने को निकालना एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट और बेटा स्पेसिफिक हीट दी हुई हो, तो उसके लिए अप्लाई करते हैं ड्यूलोंग-स्पेटेट लॉ। क्या अप्लाई करते हैं, ड्यूलोंग-स्पेटेट लॉ। किसके लिए अप्लाई होगा ये लॉ, ड्यूलोंग-स्पेटेट लॉ इज अप्लाइड टू फाइंड आउट द approximate atomic mass of an element। बेटा एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। ठीक है, क्या कहता है ड्यूलोंग-स्पेटेट लॉ कि एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट एलिमेंट विल बी इज इक्वल टू 6.4। ये कहते हैं लॉ कि एक एलिमेंट जो सॉलिड स्टेट में अप्लाई होगा बेटा उन एलिमेंट्स के लिए, उन मेटल्स के लिए जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो एक ऐसा मेटल जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है उसका एटॉमिक मास निकालना है, तो एटॉमिक मास उसके स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.4 आएगा। अब स्पेसिफिक हीट दे दे आपको, अच्छा स्पेसिफिक हीट क्या होती है बता दें, स्पेसिफिक हीट होती है बेटा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to rise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए जितनी हीट देनी पड़ती है वो क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट। 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, उस टाइम जो हीट देनी पड़ेगी वो क्या कहलाएगी, उसकी स्पेसिफिक हीट। तो मेटल की स्पेसिफिक हीट दे रखी है, उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 6.4। तो स्पेसिफिक हीट दे रखी है 6.4 अपने पास, तो क्या आ जाएगा मेटल का अपने पास अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास, राइट। जैसे ये दे दिया जाए आपको कि अच्छा एक बात और सुना, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट दी हुई होनी चाहिए आपको कैलोरी पर ग्राम में। फॉर्मूला जब अप्लाई करो ना तो बेटा स्पेसिफिक हीट किसमें होनी चाहिए आपके लिए, कैलोरी पर ग्राम में। मीन जूल में हो तो कैलोरी में चेंज कर लेना। ठीक है, रिलेशन आपको पता ही होगा, पता है ना रिलेशन क्या होता है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू नियरली 4.18 जूल के आसपास। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे हीट जूल में दे रखी हो तो कैलोरी में चेंज कर लीजिएगा। क्लियर। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखो है, जो हमने ड्यूलोंग लॉ पढ़ा है, जो पीछे पढ़ा ना इक्विवेलेंट मास निकालना, अगर अपने को क्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्राइड का मास परसेंटेज दे रखा हो, उन दोनों को यूज करके ना अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, ध्यान सुना, पहले ही वाला न्यूमेरिकल बोल रहे मैं, कहते हैं एक क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स इतना परसेंट क्लोरीन, 49.5% क्लोरीन। एक कोई अपने पास मेटल का क्लोराइड है और उसमें क्लोरीन कितना परसेंट है, 49.5%, राइट। तो ये कहता है और स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट मेटल, इस एलिमेंट की स्पेसिफिक हीट दे दी अपने, क्या दे दी, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन परसेंट 49.5%। पहले तो ये बताओ अगर क्लोरीन बेटा इतना परसेंट है तो अपना मेटल कितना परसेंट हुआ, परसेंटेज ऑफ मेटल कितनी होगी 55.5। क्लियर। अब ये क्या कहता है कि ना अगर स्पेसिफिक हीट इतना कैलोरी पर ग्राम है तो आप इस मेटल का इक्विवेलेंट मास निकालो, वैलेंसी निकालो और एटॉमिक मास निकालो। जो आपसे पढ़ा अप्लाई कर दे, क्या करें, इक्विवेलेंट मास निकालो। तो अभी क्या पढ़ा हमने, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज न्यूमेरिकल्स करने से ना फॉर्मूले याद हो जाते हैं। इक्विवेलेंट मास आपको निकालना है कहाँ पे, जहाँ पे मेटल क्लोराइड दिया हुआ है। तो बताओ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेटल, 50.5 बेटा, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 49.5। ठीक है, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इनटू में 35.5, राइट।
ये हम ना थोड़ा सोल्व करेंगे तो बेटा नियरली कितना आ जाएगा, आप सोल्व कर लेंगे, अप्रोक्सीमेटली 36.2 के आसपास आ जाएगा। सोल्व कर लिया, आ गया इक्विवेलेंट मास। अब आगे सुनो, ये कहता है एटॉमिक मास भी निकालो और कहता है आप ना एग्जैक्ट एटॉमिक मास भी निकालना। तो बेटा हम अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास तो यहाँ से निकाल देंगे ड्यूलोंग्स लॉ से। ड्यूलोंग लॉ क्या कहता है, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास ड्यूलोंग लॉ के अकॉर्डिंग इनटू 6.4 इज इक्वल टू क्या, सॉरी इनटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू क्या होता है 6.4, राइट। तो अपना एटॉमिक मास यहाँ से क्या आ गया, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.4 अपॉन में स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट बेटा इधर रखिए कैलोरी पर ग्राम में 0.056, क्लियर। क्या क्या 6.4 अपॉन में स्पेसिफिक हीट, यहाँ से बेटा सोल्व करो, ये नियरली आप सोल्व करो ना तो अपने को अराउंड मिलेगा 114। ये क्या गया अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास, ठीक है। वैलेंसी निकालो, तो वैलेंसी क्या होती है बेटा, वैलेंसी वो इनफैक्टर तो होता है एलिमेंट का, तो क्या होती है वैलेंसी, एलिमेंट का इनफैक्टर उसकी वैलेंस होती है। तो एटॉमिक मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास 114, इक्विवेलेंट मास 36.2, क्लियर। ये बेटा डिवाइड किया तो ये अपने पास नियरली कितना आ जाएगा, लगभग 3 के आसपास आएगा। तो इसलिए वैलेंसी क्या आ गई 3। अब क्या एग्जैक्ट एटॉमिक मास निकालो, एग्जैक्ट, तो ड्यूलोंग लॉ से अप्रोक्सीमेट आया था, एग्जैक्ट निकाल लो ना बेटा, तो इक्विवेलेंट मास दे रखा है, इसको वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर लेना, अपने पास क्या जाएगा एग्जैक्ट एटॉमिक मास, ड्यूलोंग से अप्रोक्सीमेट आएगा, समझे। दोबारा बताते एक बार, मास परसेंटेज अपने को किसकी दे रखी थी, क्लोरीन की, तो मास परसेंटेज क्लोरीन की दे रखी तो मास परसेंटेज मेटल हो गया, इक्विवेलेंट मास आ गया। ड्यूलोंग लॉ से क्या आ गया अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास, एटॉमिक मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, वैलेंसी आ गई, वैलेंसी आ गई तो क्या आ जाएगा एग्जैक्ट इक्विवेलेंट मास, क्लियर। नेक्स्ट अब देखो अगला ऊपर वाला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ऑन डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ द मेटल इन सल्फ्यूरिक एसिड, इन सल्फ्यूरिक एसिड मेटल सल्फेट वाज फाउंड। ये कहता है अपने पास मेटल कितना है 2 ग्राम, डिसॉल्व किसमें कर दे बेटा इसको सल्फ्यूरिक एसिड में, और क्या मिल गया अपने को मेटल सल्फेट, क्लियर है। यहाँ पे वैलेंसी तो 2 आ जाएगी, यहाँ पे क्या है डिपेंड करेगा, सल्फेट आयन की वैलेंसी 2 होती है, मेटल क्या होगी वो यहाँ पे डिपेंड करेगा, जो भी है मैंने एक्स लिख दिया, ठीक है। Na2SO4 CeSO4 Al2SO4 ऑल थ्राइस डिपेंड करेगा एलिमेंट कौन सा है, तो मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया ऐसे, क्लियर। कहते हैं 2 ग्राम मेटल सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व किया और यहाँ से जो मेटल सल्फेट मिला ना वो कितना मिला 4.51 ग्राम, मेटल सल्फेट कितना मिला 4.51 ग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब आप ये बताओ बेटा यहाँ पे सल्फेट आयन का मास कितना है, देखो मेटल सल्फेट का मास 4.51 ग्राम, मेटल इसमें कितना ग्राम है 2 ग्राम, तो सल्फेट का मास कितना है, सल्फेट का मास कितना होगा 2.51 ग्राम, क्लियर। चलो आगे देखिए क्या कहते हैं, ये कहता है स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इज दिस, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट दे दी, और अब कहता है वैलेंसी निकालो, एग्जैक्ट एटॉमिक मास निकालो, इक्विवेलेंट मास निकालो, फिर वही बात है। तो इक्विवेलेंट मास हम यहाँ से निकाल लें, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आपको याद हो पीछे जहाँ पे ये पढ़ा था हमने N1V1 = N2V2, ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि हमेशा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपस में बराबर बराबर रेट करते हैं। अगर ग्राम इक्विवेलेंट ये रेट किया x, तो दूसरा ग्राम इक्विवेलेंट भी कितना रेट करेगा x। तो जितना ग्राम इक्विवेलेंट बेटा सल्फेट आयन यूज हुई ना, उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट अपना क्या यूज हुआ एलिमेंट। तो हम यहाँ पे सल्फेट आयन का पहले इक्विवेलेंट मास निकाल लें, मेटल सल्फेट बनते टाइम मोल जैसे कह दे, मोल सल्फेट आयन एक के साथ मेटल 2 मोल यूज हो जाए, सल्फेट आयन एक के साथ मेटल 3 मोल यूज हो जाए, पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट सल्फेट के साथ मेटल कितना ग्राम इक्विवेलेंट यूज होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ऑलवेज 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट विद अनदर सब्सटेंस 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है, ये याद रखा करो। तो आप ये बताओ सल्फेट आयन का इक्विवेलेंट मास कितना, सल्फेट का बेटा एटॉमिक मास आ गया 96, जोड़ लेना, सल्फर 32 ये 64, ठीक है, अपॉन वैलेंसी 2 कितना आ गया इसका 243, ये क्या आ गया इसका सल्फेट आयन का इक्विवेलेंट मास। अब 1 ग्राम इक्विवेलेंट सल्फेट के साथ इतना इक्विवेलेंट मास सल्फेट के साथ मेटल कितना कंबाइन होगा, मेटल के इक्विवेलेंट मास के बराबर।
इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। तो अगर एक सल्फेट 43 में से इक्विवेलेंट मास के बराबर कंबाइन हुआ ना, तो दूसरा मेटल इस सच कंबाइन जो होगा वो भी कितना इसके उस मेटल के इक्विवेलेंट मास के बराबर। करें कैसे? अब इक्विवेलेंट मास निकाले कैसे? देखो बेटा इक्विवेलेंट मास कर कितना, अच्छा एक बार ये देखो गलत कर दें थोड़ा, टू ये करना, ठीक है 48 टू, ठीक है 48। तो हाँ बताओ, ये अपने पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट है सल्फेट है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट सल्फेट के साथ मेटल भी कितना कंबाइन होगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो निकाले हम ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल का। कैसे निकाले? देखो 4.51 ग्राम मेटल सल्फेट होना, उससे मेटल 2 ग्राम है, सल्फेट कितना है 2.51। तो जब सल्फेट 2.51 ग्राम था तब मेटल कितना कंबाइन हुआ? 2 ग्राम। अगर सल्फेट 1 लोगे तो कितना कंबाइन होगा? 2/2.51। और जब सल्फेट इक्विवेलेंट मास के बराबर है, आप सुनना सल्फेट का इक्विवेलेंट मास कितना? 48। तो बेटा मेटल कितना कंबाइन हुआ? तो वो जो मेटल जितना कंबाइन हुआ ना, ये मेटल क्या आ गया बेटा? इक्विवेलेंट मास। 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ दूसरा 1 ग्राम इक्विवेलेंट कंबाइन होगा। आई बात समझ में? तो 48 के साथ एक कितना कंबाइन हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये लगभग आ गया अपना 38। कितना आ गया? नियरली 38। अब दोबारा बताएं, ये कह रहा है कि मेटल 2 ग्राम था, मेटल सल्फेट इतना ग्राम बना, तो मैंने क्या किया 2.151 तो इसमें सल्फेट है ना, तो 2.51 सल्फेट के साथ मेटल कितना है? 2। ठीक है, एक के साथ कितना है? और अगर मैं सल्फेट लूं उसके इक्विवेलेंट मास के बराबर तो कितना मेटल होगा? तो जितना मेटल होगा वो क्या होगा? मेटल का इक्विवेलेंट मास। 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ दूसरा भी कितना रिएक्ट करेगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 मोल मतलब मोलर मास, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट मास। तो अपने पास इक्विवेलेंट मास आ गया मेटल का 38.2। ठीक है, अब अच्छा जी और देखो क्या क्या पूछा इसने और क्या पूछा है? एटॉमिक मास पूछा है, एग्जैक्ट एटॉमिक मास पूछा है। तो बेटा यहाँ सोल्व किया तो इक्विवेलेंट मास आ गया 38। ठीक है, अब बताओ आप यहाँ से सोल्व करें तो ये अपने को दे रखे स्पेसिफिक हीट 0.057। ड्यूलोंगला क्या कहता है? एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 6.4। तो 6.4 को डिवाइड कर दो 0.057 से। ठीक, ये बेटा लगभग सोल्व करोगे तो नियरली आ गया 112 आ गया अपने पास अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास। वैलेंसी निकाल लो तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। अभी तो सेम हो गया, पीछे जो किया था क्वेश्चन उसका जैसा ही हो गया, वैलेंसी आ गई। ठीक है, वैलेंसी जो आए उसको इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? एग्जैक्ट एटॉमिक मास। अप्रोक्सीमेट निकाल लेते हैं ड्यूलोंगला से, और एग्जैक्ट चाहिए हो तो इक्विवेलेंट मास जो है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? वैलेंसी से। ठीक है, ठीक। अब एक नई चीज और देखो, ये तो हमने पढ़े 2 चीजें, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालें अगर अपने को क्लोराइड ऑक्साइड हाइड्राइड में मास परसेंटेज दे रखी हो। तो एक चीज पढ़ी हमने यहाँ पे ड्यूलोंगला। ठीक है, अब एक और देखो, लॉ ऑफ आइसोमोर्फस। लॉ ऑफ आइसोमोर्फस, आज ये 2-3 छोटे छोटे बस डेफिनेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल से यही करवानी है और आप ये करना जरूर। ठीक है, लॉ ऑफ आइसोमोर्फस। आइसो बेटा जब लगता है जब कुछ ना कुछ सेम हो, आइसोटोप आइसोबार पढ़ा ना आपने, व्हेन समथिंग इज सेम, तो आइसो रिप्रेजेंट करता है सेम को। और बेटा मोर्फस का मतलब होता है फॉर्म, ऐसे 2 कंपाउंड जिनका केमिकल फॉर्मूला सिमिलर टाइप का हो, जिनकी केमिकल कंपोजिशन सिमिलर टाइप की हो। ठीक है, ऐसे 2 कंपाउंड जिनका केमिकल फॉर्मूला केमिकल कंपोजिशन सिमिलर टाइप की है उन्हें बोलते हैं आइसोमोर्फस। उनके स्ट्रक्चर्स भी सिमिलर होंगे। जैसे हम बोल दें, मान लीजिए आइसोमोर्फस पेयर ले, एक तो बोल दे कंपाउंड अपने पास है इप्सोम साल्ट MgSO4.7H2 और दूसरा ले ले ZnSO4.7H2। तो ये कंपाउंड कैसे है? आइसोमोर्फस। ठीक है, एक कंपाउंड ले KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट और एक ले पोटासियम क्लोरेट। तो बेटा ये आइसोमोर्फस है कि 1 मोल पोटासियम 4 मोल ऑक्सीजन के साथ मैंगनीज कितना है? 1 मोल। ऐसे 1 मोल पोटासियम 4 मोल ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन भी कितना है? 1 मोल। ठीक है, 7 मोल वाटर से कितना है? 1 मोल। तो 7 मोल वाटर से यहाँ पे साल्ट कितना है? 1 मोल। ये आइसोमोर्फस है। ऐसे अपने को दे दिया था पोटासियम सल्फेट और पोटासियम क्रोमेट, ये भी कैसे? आइसोमोर्फस। ठीक है, तो अपने को क्वेश्चन दिया हो, ध्यान सुनना आप। ये कहता है कि
इफ पोटेशियम क्रोमेट, न्यूमेरिकल सुनना, इफ पोटेशियम क्रोमेट इज आइसोमॉर्फस विद पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्रोमेट आइसोमॉर्फस है विद पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। और कहता है इफ क्रोमियम इज प्रेजेंट, अगर क्रोमियम प्रेजेंट है इसमें कितना 26%, क्रोमियम कितना इसमें 26%, तो व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम। दोबारा सुनना क्वेश्चन, इफ पोटेशियम क्रोमेट, ये बेटा फॉर्मूला लिख के नहीं देगा, ऐसे देखा ऐसे लिख दे पोटेशियम, ऐसे इफ पोटेशियम क्रोमेट इज आइसोमॉर्फस विद पोटेशियम सल्फेट, तो आइसोमॉर्फस बोलते हम क्या कर देंगे कि K2SO4 था तो क्या होगा K2CrO4, लिख दोगे फॉर्मूला। और अब कह दे इसमें क्रोमियम कितना परसेंट है 26%, तो आप क्रोमियम का एटॉमिक मास निकालो। अब कैसे करोगे बेटा, अगर ये इसका आइसोमॉर्फस है तो 1 मोल सल्फर के साथ पोटेशियम 2 मोल ऑक्सीजन 4 मोल ना, तो वहां से आप समझ जाना कि क्रोमियम के भी 1 मोल के साथ पोटेशियम 2 मोल और ऑक्सीजन कितना है 4 मोल, ठीक है। तो बेटा पोटेशियम का एटॉमिक मास तुम्हें पता है ना आपको भी 39, तो पोटेशियम कितना 39 इंटू 2, क्रोमियम कितना मुझे तो नहीं पता एटॉमिक मास, मान लिया कितना x, ऑक्सीजन कितना 64, ये टोटल अपने पास मोलिकुलर मास आ गया कि नहीं, ये बेटा टोटल अपना आ गया, आप कर लेना 78 64 8 4 12 कितना हो गया 142, कितना आ गया 142 प्लस x, ठीक हो गया। तो बड़ी इजी चीज है, बस आपने को ये तो सिंपल है, जैसे रीजनिंग करते हो मैथ करते हो वैसे है कि अगर ये आइसोमॉर्फस है तो इसका फॉर्मूला ये है तो इसका फॉर्मूला ये होगा। पोटेशियम का मास हमें पता, ऑक्सीजन का हमें पता, क्रोमियम का मान लिया x, तो टोटल मोलर मास कितना है 142 प्लस x, तो 142 प्लस x में अपना क्रोमियम कितना प्रेजेंट है x, है ना। 1 मोल में कितना है 1 मोल, 1 ग्राम में कितना होगा x अपॉन में 142 प्लस में x। अब बेटा 100 ग्राम में कितना होगा मास परसेंटेज, कहीं क्रोमियम की मास परसेंटेज निकालो, तो 1 मोल में कितना है x, तो 100 में कितना हो गया x अपॉन में 142 प्लस में x इंटू में 100, और मास परसेंटेज दे रखी कितनी 26, तो जो वैल्यू आई कितनी आई वैल्यू, अगर ये आइसोमॉर्फस था तो हमने पोटेशियम 2 ऑक्सीजन 4 लिया, टोटल कितना आ गया x अपॉन में 142 प्लस x इंटू में 100, ये कितना आ गया 26। सोल्व कर लो अपने पास x आ जाएगा, x आ गया तो अपने पास क्या आ गया एलिमेंट का एटॉमिक मास। आइसोमॉर्फस वर्ड यूज करते ना तो कहे जैसे कोई कहते हैं एक कंपाउंड Na3PO4, ठीक है, एंड सिमिलर टू दिस ये कहते हैं आइसोमॉर्फस ऑफ द कंपाउंड एंड एलिमेंट Z, इसी का आइसोमॉर्फस Z का कंपाउंड है तो Na3ZO4 लिख देंगे। अब कहे Z का एटॉमिक मास निकालो तो हम कहेंगे P के साथ 3 मोल 4 मोल था तो ये 3 मोल 23 इंटू 3, ये 16 इंटू 4, Z का मास हम Z मान लेंगे, मास परसेंटेज जो देगा उसके बराबर रख देंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी करना। एक लास्ट बेटा, एलिमेंट का जो एटॉमिक मास दिया होता है ना वो अपने को एवरेज एटॉमिक मास दिया होता है। कुछ एलिमेंट ना नेचर में एक से ज्यादा आइसोटोप्स की फॉर्म मिलता है, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का पता है क्लोरीन 35 भी होता है, क्लोरीन 37 भी होता है। अब एटॉमिक मास जो बताया जाएगा क्या बताया जाएगा एवरेज, तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालें, इनकी रिलेटिव अबंडेंस के अकॉर्डिंग। ये कहते हैं क्लोरीन 35 एंड 37 फाउंड इन द नेचर इन द रेशियो 3:1, ये नेचर में इस रेशियो मिलते हैं। अब आप एवरेज एटॉमिक मास बताओ, व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन। बेटा क्या करोगे 35 आइसोटोप कितना मिलता है 3 टाइम्स एज कंपेयर टू 37 के, और डिवाइड बाय टोटल पार्ट्स कर दो 4, कि हर 4 पार्ट में हर 4 क्लोरीन में 3 अगर 33 अगर 35 वाले होंगे तो 1 कौन सा होगा 37 वाला, ठीक है। अगर अपने पास हर 4 क्लोरीन के एटम होंगे तो उसमें 3 तो होंगे 35 वाले और 1 होगा 37 वाला। तो बताओ अगर अपने पास टोटल एटम्स 4 है तो 4 में से 3 एटम्स का मास तो 35 इंटू 3 और 1 का 37 इंटू 1, टोटल मास आ गया। तो 1 का कितना आया, ये एवरेज आ जाएगा, 4 का इतना तो 1 का कितना, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का क्या तरीका है, जो एलिमेंट का आइसोटोप है उसके अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दो, जो दूसरा आइसोटोप है उसके अबंडेंस से मल्टीप्लाई करो, तीसरा आइसोटोप उसके अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड बाय टोटल। जैसे हाइड्रोजन है वो बेटा नेचर में मिलता है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन कौन सा आइसोटोप मिलता है प्रोटियम,
तो कहते हैं प्रोटियम, पी लिख रहे हो, ये 99.8% है। दूसरा देते ड्यूटेरियम, ये कहते हैं 0.15% है, ठीक है। तीसरा होगा ट्रिटियम, बचा हुआ वो हो गया कितना होगा 100 माइनस 99.8 और 0.15, तो बचा हुआ कौन सा ट्रिटियम है। और अब कहते हैं एवरेज मास निकालो, तो एवरेज एटॉम मास कैसे निकालोगे बेटा, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ प्रोटियम 99.8 इंटू 1 प्लस में 0.15 इंटू 2 प्लस में ये बेटा कितना है वो टोटल इंटू 3, 100 माइनस 99.8 0.15 और इंटू में 3, तो बेटा हर 100 में से, हर 100 में से 1 मास वाला 99.8, 2 मास वाला 0.15 और बचा हुआ 3 एटॉमिक मास वाला, तो टोटल मास डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये एवरेज मास आ जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, थैंक्स, करना प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चंस की।